अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन डिबेट और मैं हूं अंजला इरफान। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए इलेक्शंस के हवाले से तो इलेक्शन में अमूमन रोटी, कपड़ा और मकान जैसे पुरकशिश नारे ही अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। सियासतदान सड़कें, मोटरवेज, मेट्रो बस सर्विस जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स का जिक्र करके जलसों में दाद पाते हैं। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में सरकारी नौकरी, गैस कनेक्शंस, गलियां पक्की कराने और सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने जैसे वादे ही किए जाते हैं। सेहत और तालीम की बात तो की जाती है, लेकिन वो बहस सिर्फ हेल्थ कार्ड और लैपटॉप की तकसीम तक ही महदूद रह जाती है। आज की इलेक्शन डिबेट में हम सेहत के शोबे में मुख्तलिफ हुकूमतों की तरजीहात का जायज़ा लेंगे। तो फरवरी 2023 में आलमी इदारे सेहत ने हेल्थ केयर निज़ाम की रैंकिंग जारी की, तो दुनिया के 169 ममालिक में किए गए सर्वे में पाकिस्तान का नंबर 124 था। यानी दुनिया में 123 ममालिक ऐसे हैं जिनका निज़ाम सेहत पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़श्ता पार्लिमानी दौर में पाकिस्तान के चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन सूबों में सेहत का बजट कितना रखा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब की। सूबा पंजाब की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आबादी है और इसी आबादी के साथ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बनता है। तो पंजाब में छोटे और बड़े मराकज़ सेहत की मजमूई तादाद 4478 बनती है। 2021-22 के बजट में PTI की हुकूमत ने सेहत के शोबे के लिए 370 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया था और 2022-23 के बजट का वक्त आया तो उस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला थे और उनकी हुकूमत ने सेहत के लिए मजमूई तौर पर 496 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। पंजाब के बाद अब बात करें कुछ सूबा सिंध के हवाले से, तो सूबा सिंध 5.5 करोड़ से ज़ायद आबादी के साथ अभी दूसरे नंबर पर मौजूद है। छोटे और बड़े सेहत के मराकज़ की कुल तादाद यहाँ पर 1354 बनती है। 2023-24 के बजट में पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे का मजमूई बजट 214 अरब रुपए मुख्तस किया था। और अब इसके बाद हम चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब और बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो यहाँ पर आबादी का जो तनासुब है वो 4 करोड़ 80 लाख आबादी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 1,500 के करीब मराकज़ सेहत भी मौजूद हैं। इसके साथ ही 2023-24 में सेहत का बजट 205 अरब 72 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था। इसके साथ ही अब बात करें बलूचिस्तान के हवाले से तो बलूचिस्तान की आबादी का जो तनासुब है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बनता है और यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 2085 छोटे बड़े मराकज़ सेहत भी मौजूद हैं। 2023-24 में सेहत का बजट जो रखा गया वो 142 अरब 81 करोड़ था और ये बजट अप्रूव किया गया था। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेहत सहूलत कार्ड मंसूबे को PTI दौरे हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए सेहत सहूलत कार्ड मुतारिफ करवाया गया, जिसे ज़बरदस्त पज़ीराई भी मिली। पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल थी। फिर 2015 में नून लीग ने पंजाब में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए इंतज़ाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करना शुरू की। निगरान हुकूमतों के दौर में इस मंसूबे का क्या स्टेटस है, रिपोर्ट में देखते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2019 में सेहत सहूलत प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हर मुस्तहिक खानदान को सालाना 60,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर थी। 2021 में प्रोग्राम का दायरा-ए-कार वसी किया गया। मुल्क भर के 400 सरकारी और निजी अस्पतालों में हर खानदान को 10 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। सेहत कार्ड के तहत कैंसर, दिल के अमराज, शुगर और गुर्दे के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुफ्त कर दिया गया। सेहत कार्ड सबसे बेस्ट था, जिससे इंसानी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मगर इन्होंने काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन सेहत कार्ड की वजह से मुझे बहुत सुकून मिला क्योंकि मेरी जान बची है।
पंजाब की निगरान हुकूमत ने जून 2023 में पहले इस कार्ड के तहत निजी अस्पतालों में दिल और खातन के अमराज के मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म की और अक्टूबर में नई पॉलिसी मुतारिफ कराई, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से सेहत सहूलत प्रोग्राम की मद में 4,350 रुपए की कटौती की जाएगी और सिर्फ वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी तनख्वाहों से कटौती कराएंगे सेहत कार्ड में दी गई इलाज की सहूलतों से फायदा उठा सकेंगे। मैं शुगर के आर्जे में मुब्तला हूँ। सेहत कार्ड पर पहले इलाज होता था मगर अब बंद है। मेरा बूढ़ा शौहर मजदूरी के काबिल नहीं है। सेहत कार्ड पर अगर इलाज बहाल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। सेहत कार्ड बनूंगा इलाज को। मुझे गुर्दों की बीमारी है। हम गरीब लोग हैं। सेहत कार्ड पर इलाज पहले मुफ्त होता था पर अब जब बंद हो गया है तो हमें अब महीनों के हजारों रुपए देने पड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के दौर में भी सेहत कार्ड पर इलाज और बंदिश की आंख मचोली जारी रही। माली मसाइल के बायस पिछले साल 5 मरतबा सेहत कार्ड पर इलाज का सिलसिला मुअत्तल हुआ। आखिरी बार 2 सितंबर से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बंद हुआ और अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत मयसर है, लेकिन इसमें भी इमरजेंसी, डायलिसिस और कैंसर का इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त नहीं है। नाज़रीन, सेहत कार्ड पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा। आप खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर सेहत रह चुके हैं और फिर नून लीग के रहनुमा और पंजाब के साबिक़ वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमें ज्वाइन करें। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ होंगे और अभी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ के माहिर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप ये बताइए कि सेहत सहूलत प्रोग्राम को पीटीआई फ्लैगशिप प्रोग्राम करार देती रही है और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक क्या मंदरजात हैं, प्लीज़ नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। एक ऐसे अचीवमेंट है जो कि तमाम अचीवमेंट्स को एक तरफ करके ड्वार्फ कर देता है, वो हेल्थ कार्ड है। 2 फेजेस में हुआ। हमारी पहली हुकूमत में तकरीबन 25% आबादी को दिया गया। इरादा था कि ज़्यादा को दिया जाए, लेकिन 25% आबादी को देना भी बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वही प्रोजेक्ट जब फेडरल गवर्नमेंट में उस वक्त जो थी इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने उस तरीके से नहीं टेकअप किया और उस वक्त की जो पंजाब की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उन्होंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। हेल्थ कार्ड वो एक कदम है जो कि बहुत से तरीकों में पाकिस्तान के अवाम को उस पाकिस्तान की अक्कासी करता है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान सबके लिए एक भी हो सकता है। 4 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड देना कोई छोटा काम नहीं था। जब 4 करोड़ लोगों को मिला, 10 लाख रुपए का पैकेज मिला और उनको ये सहूलत मिली कि वो पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी किसी अस्पताल में अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, तो उससे हेल्थ सिस्टम की तब्दीली नजर आने लगी। एक महीने में 1,30,000 पेशेंट हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाने लगे और साल में अगर आप देख लें तो तकरीबन 20 लाख पेशेंट हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाने लगे। अफसोस की बात यह है कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो हेल्थ कार्ड को पहले मलाइन करने की कोशिश की गई, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई और फिर उसको रोका गया। बदनाम करने की कोशिश, करप्शन की बातें हुई, लेकिन मैं फ़ख्र से आज कह सकता हूं कि हालांकि ये 20 अरब रुपए का सालाना प्रोजेक्ट था, कोई इस पे वो करप्शन का इल्ज़ाम एक भी साबित नहीं हुआ। जी ठीक है तैमूर साहब, साथ ही रहिए। अब हेल्थ कार्ड के ऊपर इस मंसूबे पर बहुत सारे एतराज़ात भी उठाए जाते हैं। एतराज़ात के हैं उसी पर हम डॉक्टर अशरफ ज़िया को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ख्वाह किसी की भी हो, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो भी मंसूबे हैं जिससे अवाम बराह रास्त मुस्तफ़ीद होते हैं, वो मंसूबे नहीं रुकने चाहिए, वो चलते रहने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ये जो प्रोग्राम हेल्थ कार्ड का था, इससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए। मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, जना हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैं आईसीयू को हेड कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास आम रूटीन की मेडिसिन परचेज़ करने की भी इस्तात नहीं होती। तो जो मेडिसिन हम
आईसीयू में यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ख़ास तौर पे जो हमें प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जैसे हम सेंट्रल लाइन डालते हैं। तो जो पेशेंट हमारे जो हेल्थ कार्ड पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके लिए हमें वो चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और उनके तमाम जितने भी ये काम है बड़े आसानी से हो जाते हैं। पिछले दिनों में हमें जो पेशेंट जो प्रॉब्लम जो हम एनकाउंटर करते हैं, जो पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे होते हैं, उनके लिए हम एक ट्रिकास्टमी ट्यूब हम डालते हैं, जो एक बड़ा बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर जो कि काफ़ी महंगी ट्यूब है, जो 25 से 30 हज़ार रुपये की है। तो हम जिस पेशेंट को भी वो रिकमेंड करते थे तो प्राइवेटली कोई पेशेंट भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। लाइक सेंट्रल लाइन का भी यही हाल था, जो हम जो CVP डालते हैं, जब हम पेशेंट को उस हेल्थ कार्ड से रजिस्टर करके हम वो चीज़ें मंगवाते थे, हमें वो चीज़ें बड़े आराम से मिलती गई। लेकिन अब थोड़ी सी उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अब जो चीज़ें इस तरह से फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो रही, शायद कोई उसमें कोई बजट का इशू है या क्या है, लेकिन बाकी अभी स्टिल जो पेशेंट हमारे हेल्थ कार्ड पे रजिस्टर्ड हैं उनको तमाम मेडिसन हमारे हॉस्पिटल से प्रोवाइड हो जाती हैं और वही मेडिसिन जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं वो पेशेंट उसको बड़े आराम से अफोर्ड कर लेते हैं फिर, और उनका आउटकम भी बहुत बेहतर होता है। कि वैसे जब पेशेंट को अगर मेडिसिन हम लिख के देते हैं, उनका कुछ जो एक फिनेंशियल कंसंट्रेट है कि जी पेशेंट के उस वक्त पॉकेट में पेमेंट है या नहीं है, पेमेंट लेके आएगा कोई बंदा, वो मेडिसिन परचेज़ करेंगे। और जब हम हेल्थ कार्ड से मंगवाते हैं उस टाइम हमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, उस पर जो चीज़ भी हमें चाहिए होती है वो चाहे जितनी भी एक्सपेंसिव हो हमें वो हॉस्पिटल से प्रोवाइड कर दी जाती है और उससे हमारे आउटकम में काफ़ी बेहतरी आती है। उन पेशेंट का आउटकम भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हमें जिस वक्त भी जो चीज़ हमें उस ज़रूरत पड़ती है उसको अकॉर्डिंगली टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। वो चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे उसकी कोई मेडिसिन हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ये अनडाउटली बियॉन्ड लिमिट्स, ये हर पेशेंट को जो भी हेल्थ कार्ड पे बेनिफिट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। कि यकीनी तौर पर बहुत सारी आसानियाँ हैं जो कि मरीज़ भी जिससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इंतज़ामिया के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ हैं। डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि इस कार्ड के ऊपर जो बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाते रहे, उनमें से एक एतराज़ ये भी था कि PTI ने इस कार्ड को यूनिवर्सल कार्ड के तौर पर मुतारिफ़ कराया, यानी गरीब और जो अमीर हैं दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ सहूलत जो है वो गरीब आवाम तक ही महदूद रहनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है इस मंसूबे में अगर ऐसा होता है तो? जी, आपका बहुत ही अहम सवाल है जो भी आपने ये रेज़ किया है, कि इसमें हमारा भी एक जो ऑब्ज़र्वेशन थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे उसमें जब ये अनाउंस हुआ कि आपका जो ID कार्ड है वो दैट विल वर्क एज अ हेल्थ कार्ड, उसमें हर शख्स जो अफोर्डिंग था, नॉन अफोर्डिंग था, सब ने उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन ये पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट की जिस तरह से ये है कि जो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग हैं, जिनकी इनकम एक सर्टन लिमिट से कम है, अगर ये सहूलत उनको दे जाती है, लेट्स से कि एक शख्स है जो अफोर्ड कर सकता है, उसको शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज उन लोगों पे यूटिलाइज़ हो जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो नॉन अफोर्डिंग क्लास है उसमें फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के फ़िक्स होंगे, वो ऐसे नहीं होगा कि जितने आप इस्तेमाल करते जाएं उतने ही उसको बढ़ाते जाएंगे। वो लिमिट जो बजट है वो पर एनम फिक्स किया कर दिया गया कि इस हेल्थ कार्ड की मद में इतनी अमाउंट हमने स्पेंड करनी है। तो अगर इसको जस्टिफाइड तरीके से यूज़ किया जाए तो आवाम के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और इसको मेरे ख्याल कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन ये भी जो आपने जो क्वेश्चन रेज़ किया है, अगर इसको लिमिट कर लेते हैं इस तरह से कि जी जिनकी इनकम एक सर्टन अमाउंट से कम है उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, उन्हें भी इस पर शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है सेहत कार्ड के हवाले से, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये कि ये प्रोग्राम किस हद तक कामयाब रहा और इससे क्या क्या फ़ायदे आवाम हासिल कर सकते थे जो कि नहीं किए गए, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई, रुकावटें खड़ी की गई इस प्रोग्राम के दौरान, तो क्या वजूहात समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सेहत सहूलत कार्ड जो है ये कॉन्सेप्ट PTI से पहले जब PM की गवर्नमेंट थी उन्होंने शुरू किया था। PTI ने इसको रिफॉर्म किया और यूनिवर्सल कर दिया, यानी कि तमाम पॉपुलेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई अमीर है, गरीब है, कौन है, सबको कवर दे दिया। हमने जब लिया इसका हुकूमत का दारोमदार, तो उस वक़्त तकरीबन 200 अरब रुपया का डेफिसिट था हमें, और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो स्टेट लाइफ उस वक़्त वरना सर्विसेज बंद कर देती। तो हमने इसका यूनिवर्सलिटी ख़त्म करके, हमारा ख्याल है कि अमीरों को
इससे बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमीर तो ख़ुद भी अपना इलाज अपनी जेब से भी करा सकते हैं, इसको गरीब तक रिज़र्व करना चाहिए। और हमने जितने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके बाद जो आटे में हमारे पास डाटा आया, उनको यूज़ करके हमने उनके लिए टोटली फ्री रखा है। अमीर अगर इससे कवर लेना चाहते हैं तो 4,750 रुपया वो दें, उनकी फैमिली स्टेट लाइफ कवर देगी और 10 लाख तक ही देगी। बाकी इसको हमने बहुत सारा इसमें मिस यूज़ था, ख़ासकर जच्चा बच्चे के मामले में, जहाँ पे आम तौर पे 30% सी सेक्शंस होते हैं और 70% पाकिस्तान में नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। सेहत कार्ड के ज़रिए जितनी भी डिलीवरीज हुई वो 91%, 91% सी सेक्शन हुए, 9% सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज हुई। तो ये ऑब्वियसली मिस यूज़ था इसका। इसी तरह कार्डियक में, चाहे वो बाईपास था चाहे स्टेंट था, उसमें भी अच्छा काम भी हुआ, लेकिन मिस यूज़ भी हुआ, जिसकी वजह से लोगों की अमवात भी हुई, लोगों की आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो गई। तो हमने इसको क्वालिटी का किया। हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर के में ये तमाम फसूलियात, तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप सिर्फ उन को हमने इजाज़त दी जो हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस याफ्ता हैं, यानी कि उनके पास रेगुलर फुल लाइसेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, आ रही है पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी हेल्थ कार्ड मंसूबे में तब्दीलियां की हैं। उस हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम अभी हमें बता रहे थे। अभी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम अभी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब कहिएगा कि आप सेहत कार्ड के मंसूबे को किस तरह देखते हैं, और आपकी जमात अगर हुकूमत में आती है तो इस मंसूबे को, यूनिवर्सल कवरेज को कैसे आप बहाल कर सकते हैं? कोई प्लान आप लोग के पास क्या है इस हवाले से? एक तो मैं एक्नॉलेज करूंगा तहरीक इंसाफ को कि जो मियां मोहम्मद नवाज साहब का सेहत कार्ड का प्रोग्राम था कंटिन्यू किया, ये अच्छी बात थी। हेल्थ में हम एक प्रोफेशनल बात करते हैं और अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको सराहना चाहिए। हमने ये 2014 में प्रोग्राम का आगाज़ किया था और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने ये टास्क मेरे हवाले किया था। हमने पहली कंपनी बनाई थी, उस कंपनी को 2.5 साल मैंने एज ए चेयरमैन के उसको लीड किया। तो 31 मई 2018 तक हम 17 अजला में हेल्थ कार्ड ले जा चुके थे। मैं ये ज़रा बताना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए कि जब आप किसी बिल्डिंग को शुरू करते हैं तो बुनियाद उसकी सबसे मुश्किल होती है। पाकिस्तान में एक नया इंश्योरेंस सिस्टम आ रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस पहले नहीं थी, तो हमने स्टेट लाइफ के साथ मिलकर उसके जितने फाइनेंशियल मॉडल्स थे, उसकी टेक्निकल चीज़ें थी, किस ऑपरेशन के कितने पैसे होने हैं, कौन कौन सी इसमें कवरेज की जाएगी, ओपीडी होगी ओपीडी नहीं होगी, इंडोर होगा इंडोर नहीं होगा, इमरजेंसी होगी नहीं होगी, एम्बुलेंस सर्विस होगी नहीं होगी, तो उसका सारा फ्रेमवर्क तैयार करके हमने इसको लॉन्च किया। और 2018 तक 17 जिले जो थे हम उस पर लॉन्च कर दिए थे। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, रहीम यार खान, वो खुद गए थे, मैं भी गया था, बीबी मरियम भी थी वहां पे, तो पहला हेल्थ कार्ड हमने वहां पे तकसीम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 4-4.5 साल थे तहरीक इंसाफ के, ये बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, लेकिन मेरे उस पर कुछ तफाज़ात हैं जो उस वक्त भी जब मैं असेंबली में आता था, बल्कि जब मैं जेल से आता था प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तो मैं असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है कि अपनी रिजर्वेशन जो हैं हेल्थ के वाले से बुजदार साहब के सामने और जो यासमिन राजा साहब उनके सामने बड़ी जुर्रत के साथ किया करता था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। हेल्थ कार्ड में जो मेरा एक एतराज़ है, एक टेक्निकल और प्रोफेशनल होने की हैसियत से, कि इसको ना यूएचआई कर दिया गया। यूएचआई क्या है? यूएचआई है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। अब मेरा प्रीमियम भी जो है वो सरकार दे रही है, हर अरबपति का प्रीमियम, हर एमपीएमएनए का, हर ब्यूरोक्रेट का। मेरे ख्याल में ये राइट जो है, पहला जो प्रीमियम हुकूमत है वो 40-50% गरीब लोग हैं। तो अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 100% कवरेज ऑफ पुअर, उन लोगों का जिनको इसकी जरूरत है। मेरा प्रीमियम मैं खुद दूं। हमने इसको एक सस्टेन मॉडल पे इसको डिजाइन किया था कंपनी को, जिसमें गरीब बंदे का इलाज मुफ्त हो। और अगर मैंने उस प्रोग्राम में आना तो मैं जरूर आऊं, किसी और इनकम टैक्स पे वाले ने आना आए, वो अपना प्रीमियम पे करे ताकि लोगों पे बोझ कम हो। आप सस्टेन मॉडल पे चले। जी ठीक है, सलमान साहब साथ ही रहिए। एक दफ़ा तैमूर सलीम साहब की जानिब चलते हैं। तैमूर साहब कहिएगा कि अभी ख्वाजा सलमान रफ़ी की गुफ्तगू भी आपने सुनी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया, तो आप ये बताइए कि पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में अगर आती है तो हेल्थ कार्ड पर आप क्या पॉलिसी अपनाएंगे? कोई तब्दीलियाँ की जाएंगी इस प्रोग्राम में आगे? हेल्थ कार्ड को हम जरूरी वापस लाएंगे, लेकिन ये अफसोस जरूर है कि एक बेहतरीन कदम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश में जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हेल्थ कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आ रही थी, या जो फाइनेंसिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी जा रही थी, जो हमें क्रेडिबिलिटी चाहिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो कि इस सिस्टम को चलाएंगी,
जब हम दूसरे बार ये करेंगे और वो कंपनीज ये बताएंगी कि हम तो कैसे ये बिलीव करें कि आप हुकूमत में हैं तो ये चलेगा और जिस दिन आप चले जाएंगे तो ये कोई ना कोई रोक देगा, ये मसला जरूर होगा क्योंकि इंडस्ट्री की कॉन्फिडेंस बहाल करनी पड़ेगी। और जब हम सियासी दुश्मनी में एक दूसरे से ऐसे बदले लेते हैं और ऐसी चीजों को कंट्रोवर्शियल करते हैं जिनका फायदा आवाम को होता है, तो हम उस पार्टी को नुकसान नहीं दे रहे होते जिसने मेहनत की होती है, हम पाकिस्तान को नुकसान दे रहे होते हैं। ठीक है, इस पर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमने तफसीलन गुफ्तगू की कि सेहत कार्ड के जो मसाइल रहे अब तक या जिससे अवाम मुस्तफ़ीद हुए वो मंदरजात उस हवाले से क्या थे। अभी हमें ज्वाइन के खैबर पख्तूनख्वा से पब्लिक हेल्थ के माहिर डॉक्टर सईदुर रहमान साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले एक बार फिर हम चलते हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब बताइएगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स को प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले करने में क्या सोच कार फरमा थी और जो मतलूबा नताइज जिनके तहत ये कदम उठाया गया, आप समझते हैं कि वो नताइज भी हासिल हुए हैं इसके बाद? ये जो 19 हॉस्पिटल्स हमने आउटसोर्स किए और सरकारी अस्पताल को सरकारी ही रहने दिया लेकिन उनमें प्राइवेट मैनेजमेंट ले आई, तो उससे ये फायदा हुआ कि उन एरियाज में जहाँ पे अस्पताल चलते ही नहीं थे, कराची से पंजाब से भी डॉक्टर्स आने लगे जहाँ पे लोकल डॉक्टर्स नहीं आने थे और वो अस्पताल चलने लगे। वहाँ पे ओपीडी 7 गुना 8 गुना ज़्यादा हुई, वहाँ पे ऑपरेशंस हुई और हमारे कबायली अजला में एक फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ पे इरादा तो ये था कि जितनी हमारी वो गैर फाल कैपेसिटी है पूरे पख्तूनख्वा में जो कि नहीं चल रही, कि कंसिडर किया जाए कि उनको इस मोड में चलाया जाए। उससे हमारे तकरीबन 60 हॉस्पिटल्स और कोई 3 से 4 हज़ार बेड्स फाल हो जाते और हेल्थ सिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ता। वो प्रोसेस फ्रीज हो गया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, उस पे करप्शन के एलिगेशंस उठाए गए। हालांकि जो इदारा उसको कर रहा था, हेल्थ फाउंडेशन, उससे बेहतरीन बोर्ड शायद पूरे हेल्थ सिस्टम में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से पब्लिक हेल्थ केयर के माहिर डॉक्टर सईदुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आप इस पॉइंट पे भी कमेंट कीजिएगा, जो आउटसोर्स किया गया हॉस्पिटल्स को, वो कैसा कदम रहा है और गुज़श्ता 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में जितने भी काम किए गए हैं उन तमाम को आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू जी। मैं GNN TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी इस मसले पर डिस्कशन का। बेसिकली जो आउटसोर्सिंग का प्रोसेस है तो ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में जो है, यानी यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये एक नया एक्सपेरिमेंटेशन था और उसकी जो बुनियादी स्टिमुलेंट थी तो वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनकी कारकर्दगी जो रिमोट एरियाज है, खासकर न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जो 8 डिस्ट्रिक्ट जो शामिल हुए थे, तो वहाँ पे उनकी जो HR की वो कैपेबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ले ली कि वहाँ पे आउटसोर्सिंग का वो एक्सपेरिमेंटेशन किया जाए। बेसिकली आउटसोर्सिंग के लिए जो जितने भी कंट्रैक्टर ने एम्प्लॉय किया था तो उसमें बेसिकली कैपेसिटी की बात होती है। एक हेल्थ सिस्टम को एक नए तरीक़ेकार से चलाना और फिर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ पे जो प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से वन लाइन बजट जो है उनको इशू होती है। तो उसमें उनकी कोशिश ये होती है कि उन बजट में अपना कोई आमदन वगैरह जो है यानी अपने लिए पैसे कमाए, क्योंकि उनकी जो स्पिरिट है यानी रिफॉर्म्स की वो लोग सेंसिटाइज नहीं है, वो कमर्शियल सतह पर उनको देख रहे हैं कि उसमें हमें क्या आमदनी हो। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 3 डॉक्टर पहले से काम करते थे तो उनकी तादाद जो है वो कम करते हैं ताकि उनको कुछ बचत हो जाए उन पैसों में। तो वो सर्विस डिलीवरी पर उनका कोई
इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदुर रहमान, हमें अपना वक्त दे रहे थे। इस पर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब में दस्तयाब सेहत की सहूलियात पर। सूबे पंजाब में आबादी के लिहाज से सरकारी हॉस्पिटल्स कम हैं, जिसकी वजह से आवाम की एक बड़ी तादाद निजी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। निजी हॉस्पिटल्स में अगर फीसें कम हैं तो सेहत की सहूलियात गैर मयारी हैं, जबकि मयार का दावा करने वाले महंगे निजी हॉस्पिटल्स आम शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा कच्ची आबादियों और देही इलाकों में अताई डॉक्टर्स की भरमार दिखाई देती है, जो अवाम में मोहलिक बीमारियां बांटने में मसरूफ हैं। लाहौर से जुल्करनैन राना रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि सूबे में छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों की कुल तादाद 158 है। इनमें से 23 टीचिंग अस्पताल, 107 तहसील हेडक्वार्टर और 29 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा डॉक्टर्स तैनात हैं। आबादी के तनासब से पंजाब में 3500 से ज्यादा शहरियों के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में सरकारी अस्पतालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जिसके बायस शहरी निजी अस्पतालों से इंतहाई महंगा इलाज करवाने पर मजबूर हैं। हेल्थ केयर कमीशन का दावा है कि निजी अस्पतालों में फीस और सेहत की सहूलियात के म्यार को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म मौजूद है। निजी अस्पताल तिब्बी मुआयने की फीस 500 से 2000 और छोटे ऑपरेशन के लिए 15 से 20,000 रुपए से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते। प्राइवेट में फीस बहुत है, चेकअप कराने जाते हैं तो 3000 4000 ले लेते हैं। अगर ऑपरेशन वगैरह प्राइवेट करवाएं तो 1 लाख 2 लाख लग जाता है। वो 20,000 रुपये टैक्स लिख के दे देते हैं कि टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। तो इसलिए एक ना आम बंदा जो है वो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट तो चोर हैं, लुटेरे हैं। बस नर्सरी में 5-5 दिन बच्चा वैसे ही लिटा लेते हैं कि 15-20 हज़ार रुपया रोजाना आ रहा है, आने दो। निजी अस्पतालों में प्रोफेसर डॉक्टर्स कम से कम फीस 3000 रुपए वसूल करते हैं, जबकि मारूफ डॉक्टर्स मरीज का मुआयना करने के 5000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। इसी तरह निजी अस्पतालों में आम ब्लड टेस्ट के लिए भी हजारों रुपए में फीस वसूल की जाती है। हुकूमत का दावा है कि निजी अस्पतालों की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाती है। किसी से जाके दवाई का पूछे तो 90 से 95% पेशेंट से पूछे तो दवाई मिल रही है। लेबॉर्ट्री के टेस्ट बेहतर हो गए हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। आप हमारा जाके देखें, इस वक्त हमने कोई तकरीबन 13,000 के करीब जो है वो हमने खुद कैमरों से देखा कि अस्पतालों में कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम थी, हमने उनको नोटिस भी दिए। पंजाब में सेहत के शोबे में जमीनी सूरत-ए-हाल हुकूमती दावों के बरक्स नजर आती है। बड़े शहरों में लोगों को सेहत की कुछ न कुछ सहूलतें मुयसर हैं, जबकि दही इलाकों में ज्यादातर अवाम अताई डॉक्टरों के रहमो करम पर है। निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए हेल्थ केयर कमीशन न तो प्राइवेट अस्पताल को कंट्रोल कर सका है और न ही अतायत का सदेबाब करने में कामयाब हुए। कैमरामैन नईम शाह के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। तो अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में हमने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का बेपनाह रश रहता है और मरीजों के लिए बेड्स तक दस्तयाब उस तरह से नहीं होते हैं। इस सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहेगा कि लाहौर में अगर देखा जाए तो जिन्ना हॉस्पिटल के बाद कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल तामीर नहीं हो सका है, और जो हॉस्पिटल पहले से मौजूद हैं उनमें मरीजों की तादाद के हवाले से जो सहूलियात मिलती हैं, आपके ख्याल में इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखें, जब जिन्ना हॉस्पिटल बना और उसका शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इफ्तिताह किया आज से तकरीबन 35 ले, उस वक़्त लाहौर की आबादी थी तकरीबन 50 लाख के करीब। आज लाहौर की आबादी मेरा ख़्याल है कि 2 करोड़ से भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ लाहौर के मरीज़ नहीं होते, पूरे पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और सिंध तक के मरीज़ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर आप देखें छोटे छोटे हॉस्पिटल ज़रूर बने 100-100 बेड के, लेकिन अगर आप बात करें 1000-1500 बेड, 2000 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल तो कोई भी नहीं बना। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ स्पेशलिटी की तरफ लोगों हुकूमतों की ज़्यादा तवज्जो रही, बिकॉज़ वो स्पेशलिटीज़ नोटिस ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक जनरल हॉस्पिटल्स की हमें नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने ओवर क्राउडिंग, यानी एक बिस्तर पे 2-2 या 3-3 मरीज़, 4-4 मरीज़ या बच्चे लेटे होंगे एक बेड पे, तो ज़ाहिर है क्वालिटी कम होगी। क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी कि इतना ज़्यादा मरीज़ हैं, लेकिन उसमें मोर्टेलिटी बढ़ेगी, उसमें मॉर्बिडिटी बढ़ेगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, हुकूमतों को अपनी जो भी पार्टीज़ हैं उनको तरजीही बुनियाद पे चाहिए एक बताएं कि अगर वो हुकूमत में आ गए
तो कितना स्पेंडिंग करेंगे जीडीपी का? 1% है, कम से कम उसको 3% तो वो करें और कहें अपने मंशूर में। दूसरे, कितने बड़े हॉस्पिटल वो पंजाब को और पाकिस्तान को देंगे, जिसका मतलब है 2-2 हज़ार बेड के हॉस्पिटल, उसके साथ टीचिंग का निज़ाम देंगे। ठीक है, ये हम ख्वाजा सलमान रफ़ीक के सामने भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप इस सूरत हाल पर क्या कमेंट करते हैं? आपकी नज़र में ये जो सूरत हाल है कि मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश रहता है, हॉस्पिटल्स उस हिसाब से कम है, अमला कम है, डॉक्टर्स कम है, तैनातियाँ नहीं होती हैं, ये जो मसला है इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे देखते हैं? जी, जैसे अभी उस पर बात हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं कि जी पेशेंट्स को रिलीफ दिया जाए तो इमीडिएट क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, उसमें जो सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपके पास ह्यूमन ही पूरे नहीं है तो बाकी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो आपके पास मेडिसिन भी हैं, सब कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अगर आपके पास डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाती है, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स आप पूरे कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है कि पेशेंट्स को मेडिसिन की फराहमी हो, जो ख़ास तौर पर जो इमरजेंसी की मेडिसिन है वो इमीडिएट अवेलेबल हो, और साथ जो रूटीन के टेस्ट होते हैं जो पेशेंट्स को इमरजेंसी में जो अवेलेबल होने चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हो भी रहे हैं, उनको अगर आप ज़रा उसको कर लेते हैं, ज़रा इजीली एक्सेस कर लेते हैं, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। दूसरी ये बात जो ऐसे अभी जो प्रोफेसर जावेद अकरम साहब कर रहे थे कि जो आबादी बढ़ती जा रही है तो उसके साथ हमें जो है ना अलाही अमल जो है उसको चेंज करना चाहिए कि हम इसको किस तरह से एनकाउंटर कर सकते हैं। जैसे जना हॉस्पिटल में जब मैंने टेकअप किया था तो उस टाइम ये 1500 बेड का हॉस्पिटल था। अब उसी बिल्डिंग में उन्हीं रिसोर्सेज के साथ ही अगर हम वहाँ पे 2000 बेड अगर हम अकोमोडेट करते हैं तो ऑब्वियसली उससे प्रॉब्लम होगी, आपके वो लॉजिस्टिक इस तरह से पूरे नहीं हो पाएंगे, ना ही आपकी मेडिसिन उस तरह से पूरी हो जाएंगी। गवर्नमेंट की बहुत ही कोशिश है कि नए जो जैसे अभी जो जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसका अभी मंसूबा जो ज़ेर गौर है कि शायद अगर वो तामीर होता है तो उससे आपके जो स्पेशलाइज्ड जो यूनिट्स हैं, जैसे जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसका लोड कम हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर जावेद अकरम बात कर रहे थे कि जब तक आपका कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बनेगा जिसमें सारे आपके रूटीन के पेशेंट आप कैटर नहीं करेंगे, जो रश है इसको ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और एक सजेशन जो हमारी रही है वो ये है कि जैसे अब जना हॉस्पिटल में आपके पूरे लाहौर से भी पेशेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन यही सवाल ख्वाजा सलमान रफ़ी के सामने भी रखते हैं। ख्वाजा साहब कहिएगा कि पंजाब में 2003 से 2013 तक मुसलसल 10 साल नून लीग की हुकूमत रही और लाहौर में जिना हॉस्पिटल के बाद बड़ा सरकारी हॉस्पिटल अब तक क्यों तामीर नहीं हो सका, जबकि 10 साल मुसलसल नून लीग की हुकूमत थी? देखिए, मैं अब जब अपने दौर की बात करूंगा तो मैं कहना चाहूँगा कि लाहौर में 3000 से ज़ायद बेड का इजाफा है, जो मैं अभी आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। अगर आप थोड़ा सा एक आध मिनट मैं कोशिश करूंगा जो आपके नाज़रीन हैं उन तक मैं अपना मैसेज पहुंचा दूं। शादरा अस्पताल जो है वो कोई 300-350 बेड का जो हमने नया बनाया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा शहर गिर्द गिर्द देखें तो रायवेंड, सब्जादार, समनाबाद, गाजियाबाद, मियाँ मीर, बरकी, बेदियाँ, कहना, ये मुख्तलिफ अस्पताल हैं जो 60 से 80-90 बेड के अस्पताल हैं और उनका एक जाल चारों तरफ बिछाया गया है। अगर हम बड़े अस्पताल की तरफ आएँ तो सर्जिकल टावर 500 बेड का आपको म्यू में नजर आएगा, आपको सर्विसेज में खाजिमुद्दीन ब्लॉक नजर आएगा 400 बेड का। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारे दौर में मुकम्मल हुआ, उसकी भी 250 बेड की कैपेसिटी है। चिल्ड्रन का आप देखें 600 बेड का इजाफा है, जो चिल्ड्रन की मेन बिल्डिंग है, जो उसके पीछे एक्सटेंशन है चिल्ड्रन की 600 बेड की, वो भी हमारे दौर में हुई है। जनरल अस्पताल में आप न्यूरो साइंसेज टावर देख लें, पूरे मुल्क से जो न्यूरो साइंसेज के पेशेंट्स हैं वहाँ पे आते हैं। और अगर उसके थिएटर देखें तो मॉडुलर थिएटर्स हैं, उसका CSSD का जो जितना भी निज़ाम है, इन्फेक्शन कंट्रोल जितना निज़ाम है अस्पतालों में, हत्ता कि शेख ज़ैद जो कुछ अर्सा हमारे पास था उसकी जो दूसरी मंजिल थी वो 200 बेड की कैपेसिटी थी और वो सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ था। हमने उस पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च करके उस बिल्डिंग को मुकम्मल करवाया। उसके अलावा कोट खाया से यकी गेट, सैद मिठा, इनको रेनोवेट किया। तो लाहौर में हमने 3000 से ज़ायद बेड की कैपेसिटी बढ़ाई। लेकिन अगली बात जो मैं कहना चाहूँगा, लाहौर पे आधा लोड जो है वो पंजाब में पूरे पंजाब से आता है। हमने डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट के तमाम अस्पताल 36 के 36 लागे जो थे और फिर तहसील अस्पताल उनको रेनोवेट किया, वहाँ कंसल्टेंट्स भेजे, क्योंकि बेसिकली सादकाबाद से या भालपुर से या रहीम खान से या अटक से बंदे को लाहौर नहीं आना,
उसको अटक वाले को अटक में इलाज करें, अगर उसका कोई सुपर स्पेशलिटी है फिर उसको पिंडी आना चाहिए। तो हमने इसी प्लानिंग पे काम किया, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाई, अस्पतालों को बेहतर किया। जब हमें आइंदा भी मौका मिलेगा तो हम लाहौर समेत पूरे पंजाब में सिस्टम को बेहतर करेंगे, ताकि जो एक इलाज मुआवजे की सहूलत है वो जितना करीब हम कर सकते हैं। जैसे हमारे 1100 BHU हैं, तो हमने अपने दौर में 150 BHU 24 घंटे चला दिए थे, जहां पे गायनी की सहूलतें मौजूद थी। तो अब हम जब आएंगे, हमने टारगेट दिया कि हम 100% BHUs का हमारा टारगेट है कि पूरे पंजाब में जो 2500 से जायद BHUs हैं उनको हम 24 घंटे चलाएं, जहां के कम से कम जब एक खातून फैमिली पे है तो उसको फौरी इमरजेंसी की सहूलत मिल सके। जावेद अकरम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, कहिएगा कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने पंजाब के कितने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है, उनका क्या प्लान है, मजीद कितने हॉस्पिटल्स रह गए हैं जिन्हें अपग्रेड करना अभी बाकी है? देखें, हम टोटल 110 के करीब हमारी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत के मुताबिक रीवैम्प हो रहे हैं। उसमें बड़े हॉस्पिटल भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हैं, और इस वक्त तकरीबन सारे ही हॉस्पिटल कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक दो हैं जो लेट शुरू हुए, ख़ासकर जिना हॉस्पिटल लाहौर, तो वो उसको टाइम लगेगा। बाकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल तकरीबन पूरा हो चुका है। 31 जनवरी को वो मुकम्मल हमारी रीवैम्पिंग ख़त्म हो जाएगी। मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी मुकम्मल हो चुकी है, चंद दिनों में उसकी ओपनिंग है। इसी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल हम ओपन कर चुके हैं, जैसे PIC की इमरजेंसी है। कुछ हॉस्पिटल अगले हफ्ते में तकरीबन हो जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं सवाए 5% हॉस्पिटल्स के हम इलेक्शन से पहले इनकी मुकम्मल कर लेंगे। जैसे लेडी वेलिंगटन है, वो क्योंकि हमने पूरा ही गिरा दिया और पूरा ही नया बन रहा है, तो ज़ाहिर है उसको 9 माह का टाइम है, जिसमें से 1 माह गुजर चुका है, तो 8 माह में फ़ाल हो जाएगा वो भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारे गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने से पहले 95% काम मुकम्मल हो चुका हो इन हॉस्पिटल्स का। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, बात हो रही है सेहत के हवाले से। अगर बात की जाए सुबह सिंध की, तो सिंध में सेहत की सहूलियात पर अभी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी साहब ने। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि बिलावल भुट्टो पंजाब में इंतखाबी मुहिम के दौरान कराची के हॉस्पिटल्स का हवाला देते रहे और उन्होंने सियासी मुखालिफिन को वहाँ से इलाज का मशवरा भी दिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 बरसों में सिंध में सेहत के शोबे को किस तरह से अपग्रेड किया, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो पूरी पाकिस्तान को पता है, बल्कि मुल्क से बाहर रहने वाले लोगों को भी पता है कि सिंध के अंदर सेहत की और बिलखुसूस दिल के अमराज के हवाले से और जिगर के अमराज के हवाले से जो सहूलतें सूबे सिंध में मौजूद हैं, और उसका सेहरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जाता है, जिन्होंने अपने विजन के मुताबिक ये तमाम जो सहूलियात हैं लोगों की फराहम की। आपको मालूम है कि 214 बिलियन रुपीस का है सिंध का हेल्थ के हवाले से। वकार साहब, आपसे दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आप कि बिलावल भुट्टो जलसों में नून लीग की क़यादत को पंजाब में NICVD जैसा एक भी हॉस्पिटल ना बनाने का ताना देते हैं, और फिर हमने देखा कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी कराची के हॉस्पिटल से इलाज करवाने का मशवरा दिया। तो आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जो ये दावा करते हैं, ये दावा दुरुस्त है उनका? बिलावल साहब का दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने 16 माह इकट्ठे हुकूमत की है, तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे का जो एक एहतराम और इज़्ज़त और एक्नॉलेजमेंट है वो हमें करनी चाहिए, वरना मीडिया गवाह होता है, फिर मीडिया पुरानी तकरीरें निकालता है, नई तकरीरें निकालता है। कल को फिर अगर किसी वजह से एक मेन क़यादत में साथ हो गया तो फिर आप क्या इन अफराज को वापस लेंगे? तो जो उन्होंने NABD की बात की है वो उनका बिल्कुल अच्छा अदारा है, लेकिन पंजाब में जो हेल्थ सिस्टम है, आप अगर इंटरनेशनल पार्टनर से पूछ लें, यूनिसेफ, WHO, जो EPI कवरेज है, जो अस्पतालों का सिस्टम है, वो पंजाब का उनसे बहुत बेहतर है। और कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हमारे हर डिवीजन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। आप एक भालपुर की मिसाल ले लें, मैं लाहौर की बात नहीं करता, जो भालपुर का कार्डिक इंस्टीट्यूट है या फैसलाबाद का कार्डिक इंस्टीट्यूट है या रावलपिंडी का इंस्टीट्यूट है, वो कोई भी NIBD से काम नहीं है। वकार मेहदी साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुए। सब आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिए, आप क्या फरमा रहे थे? फरमा रहा था कि कराची का NICVD या सक्खर का NICVD, इसके अलावा हमारे तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा मुकामात पे सूबे सिंध के ज़िलों में सैटेलाइट यूनिट्स मौजूद हैं हमारे,
और मैं थोड़ी सी गुफ्तगू सुन रहा था अपने दोस्त की, तो मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ का आप रिकॉर्ड चेक करें NICVD का कि पंजाब से कितने हमारे जो दिल के मरीज हैं वो एक कराची तशरीफ लाते हैं या सखत तशरीफ लाते हैं, बलोचिस्तान से आते हैं, KPK से आते हैं। अगर ये वहाँ सहूलतें मौजूद है तो ये फिर लोग यहाँ क्यों आते हैं? और यहाँ पे गंबट में जिगर की पेवंदकारी का मुफ्त इलाज होता है, जिसमें लाखों रुपए लोग खर्च करके इंडिया जाया करते थे या दूसरे ममालिक जाया करते थे, वो हम मुफ्त इलाज करते हैं। किडनी का ट्रांसप्लांट मुफ्त होता है। तो सिंध में जितनी बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात मौजूद है, शायद पाकिस्तान के किसी भी सूबे में मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से हमने अपने जो हॉस्पिटल है, BHU है जो है उसको अपग्रेड किया है, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है। या कराची में हमने 12 मंजिला ट्रॉमा सेंटर हमारा है, स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसा ट्रॉमा सेंटर आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, जहाँ पूरे सूबे सिंध के तमाम अजला से, बलोचिस्तान से और ये साउथ पंजाब से लोग यहाँ ट्रॉमा सेंटर आते हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है और वो यहाँ से अल्लाह शुक्र बेहतर होके जाते हैं। हमारा इन्फेक्शन डिजीज का जो हॉस्पिटल है गुलशन इकबाल में, अगर आप उसको आप आगे देखें तो उसको आप आगा खान हॉस्पिटल से कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ की जो सहूलियात है और वहाँ जब कोविड के दौरान जो वहाँ पेशेंट एडमिट हुए। ठीक है वकार साहब, ये निजी हॉस्पिटल्स और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका कंपैरिजन तो एक जानिब, आपको नहीं लगता कि आबादी के तनासुब में अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी जो मराकज़ सेहत हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तादाद बहुत कम है? इनकेस अगर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है सिंध में, तो क्या आप लोगों का प्लान है, क्या मंशूर है, अवाम में क्या मंशूर लेके जाएंगे सेहत के हवाले से? कितना काम किया जाएगा सेहत के शोबे में? देखिए जी, हमारी तो मंशूर की जो बेसिक जो हमारा पॉइंट है वो सेहत की सहूलतें हैं और हमारी आगे यही हमारी इसमें प्लानिंग है और हमारा यही इसमें मंशूर है कि हम हर जिले में बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात, बच्चों के जो अमराज है उसकी सहूलियात, क्योंकि आपको वाला NICH का इदारा है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से, उनकी तिब्बी सहूलतों के हवाले से। JPMC का इदारा हमारा बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म कर रहा है। हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, आप जो दोस्त हैं वो आके खुद इसका मुआयना करें। मैं सबको दावत देता हूँ, आए रेंडम आके जो है विजिट करें, चेक करें। वो जो भी थोड़ी बहुत कोताहियाँ तमाम ऐसे इदारों में होती है, लेकिन आपको थोड़ा बेहतरी आपको दूसरे सूबों से यहाँ के हॉस्पिटल में नजर आएगी। अभी पंजाब में मैं जो निगरान वज़ीर आला वो मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करते हैं, तो वहाँ की जो हालत है वो तो खुद कहते हैं कि जी यहाँ पे बेडशीट नहीं है, तो यहाँ पे फला चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे फला चीज़ नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी जो है बरहमी का इजहार करते हुए मीडिया पर रिपोर्ट्स होती हैं। अल्लाह शुक्र है कि कराची में कुछ जगहों पे चीज़ें वो ख़राब होंगी, यहाँ भी वज़ीर आला निगरान दौरा करते हैं, लेकिन उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है बहुत सी चीज़ों पर। जो सिंध हुकूमत ने, जो उसकी सूबाई हुकूमत थी जो साबका, उसने जो कायम करके गई है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना बेहतर अंदाज से सेहत की सहूलतें दस्तियाब हैं, शायद किसी और सूबे में पाकिस्तान के दस्तियाब नहीं है जो सिंध में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, इलेक्शन डिबेट के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची में सेहत की नाकाफी सहूलियात आवाम का देरीना मसला है। शहर में मराकज़ सेहत की कमी नहीं, मगर एक अथॉरिटी ना होने की वजह से कई हॉस्पिटल्स आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही, जिसका नतीजा जिना और सिविल जैसे हॉस्पिटल्स पर शदीद दबाव की सूरत में सामने आ रहा है। शारिका कमाल इस पर रिपोर्ट करेंगे। कहने को तो कराची में 280 से ज़ायद छोटे बड़े सरकारी अस्पताल और मराकज़ सेहत हैं, मगर इसके बावजूद निजी अस्पतालों का नेटवर्क तेजी से फलते फूलते 500 का हिस्सा अबूर कर चुका है। उसकी वजह प्राइमरी और सेकेंडरी सतह के सरकारी अस्पतालों को इनकी भरपूर इस्तादाद कार के मुताबिक इस्तेमाल न किया जाना है। इस वजह से टर्शियरी यानी बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में मरीजों का दबाव भी बढ़ जाता है। कराची में अब्बासी शहीद और सरफराज रफीकी शहीद समेत 14 अस्पताल KMC के ज़ेर इंतजाम है। उसके बावजूद सिविल और जिना अस्पताल मरीजों के शदीद दबाव का शिकार है। शाह फैसल कॉलोनी और फेडरल बी एरिया में दिल के अस्पताल है, मगर हर मरीज इलाज के लिए कार्डियो अस्पताल का रुख करता है। अस्पतालों के माली बहरान और इंतजामी नाअहली की बड़ी वजह इन मराकज़ सेहत का किसी एक मरकजी अथॉरिटी के तहत ना होना है। तो जो सूबाई हुकूमत के मातहत चलने वाले अस्पताल हैं वो कदरे बेहतर हैं, वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर है, वहाँ फ़्लो ऑफ इनकम भी है। जो KMC के तहत चलने वाले अस्पताल हैं वो कंपैरेटिवली ज़बू हाली का
शिकार हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनको एक साथ यूनिफॉर्म तरीके से चलने की ज़रूरत है। 2021 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने KMC के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को सूबाई वजारत सेहत को देने की कोशिश की, लेकिन हिस्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने मुखालफत करते हुए इसे KMC के वसाइल पर कब्जे की साजिश करार दिया था। आप क्या अब्बासी शहीद को ये कहोगे कि मुनाफा बख्श नहीं है? क्या आप NICVD को ये कहोगे कि मुनाफा बख्श नहीं है? आप जिना अस्पताल सिविल अस्पताल को तो आपकी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा हमसे नहीं चलता, वफाक ले ले इसको, और उसके बाद फिर जब देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आ रही है, तो फिर ओनरशिप लेने के लिए खड़े हो गए। कराची की 2 बड़ी सियासी जमातों की खिंचातानी से न सिर्फ शहर के 2 करोड़ से ज्यादा आवाम मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि किसी निज़ाम